हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो कल हमने फॉर बैंक एग्ज़ाम सेलेबस डिस्कस किया था कि बैंक के एग्ज़ाम में आपसे किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना पहला चैप्टर अकॉर्डिंग टू सेलेबस, हमारा जो पहला चैप्टर था आज हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला हमारा चैप्टर था इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ओके, तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप सब जानते हैं, जहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी होती हो वो सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। हो सकता है वहाँ पब्लिक की डायरेक्ट डीलिंग हो या फिर वो पब्लिक से डायरेक्ट डील ना करते हो। फॉर एग्जांपल लाइक नाबार्ड, वहाँ पर पब्लिक की डायरेक्ट डीलिंग नहीं है बट वो भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एसबीआई, वहाँ पर पब्लिक डायरेक्ट डीलिंग करती है, वो भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो आज हम अपना पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया उसको शुरू करने जा रहे हैं। ओके, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें, भारत में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या तो वो बैंक हो सकते हैं या वो बैंक नहीं होंगे। सिंपल क्लासिफिकेशन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भारत में, क्या तो वो बैंक है या वो बैंक नहीं है। ठीक है, ओके। एक यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बैंक की डेफिनेशन है, बैंक डेफिनेशन जो है वो कौन से एक्ट में दी गई है। तो आपको याद रखना है बैंक की जो डेफिनेशन है वो दी गई है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर। ओके, तो अब हम सबसे पहले बैंक वाला पोर्शन देखते हैं। तो अगर वो बैंक हैं तो उनको हम फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या तो वो शेड्यूल्ड बैंक होंगे या वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक हों। ओके, अगर वो शेड्यूल्ड बैंक हैं तो शेड्यूल्ड बैंक में हम किन बैंकों को शेड्यूल्ड बैंक बोलते हैं। तो वो बैंक जो आरबीआई के द्वारा बनाई गई कुछ कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करते हैं, उनको आरबीआई अपने सेकंड शेड्यूल्ड में मेंशन करता है। कौन से शेड्यूल में मेंशन करता है? सेकंड शेड्यूल्ड में मेंशन करता है। जिन जिन बैंकों को सेकंड शेड्यूल्ड में मेंशन किया गया है उन्हीं को बोला जाता है एससीबी, यानी कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक। उनको क्या बोला जाता है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ठीक है, अब यहाँ से एक सवाल आपको याद रखना है कि ये जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं इनको कौन से शेड्यूल्ड में मेंशन किया जाता है। तो उसका आंसर होगा सेकंड शेड्यूल्ड में मेंशन किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हम शेड्यूल्ड बैंकों को फिर से डिवाइड करें तो उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कमर्शियल बैंक एंड नॉन कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक एंड नॉन कमर्शियल बैंक। ओके, कमर्शियल मतलब जो प्रॉफिट मेकिंग है, लाइक जैसे बैंक है तो वो प्रॉफिट मेकिंग है और वहाँ पर पब्लिक की डायरेक्ट डीलिंग है, वो मतलब कमर्शियली काम कर रहा है। नॉन कमर्शियल मतलब जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न ना करना हो, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस। ठीक है, अब कमर्शियल बैंकों को हम देखते हैं कि कौन कौन से भारत में कमर्शियल बैंक हैं। तो सबसे पहले आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर हम इनको बोल सकते हैं ऐसे बैंक जिनमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी मोर देन 50% है। ओके, वो सब आपके पब्लिक सेक्टर बैंक होंगे। नेक्स्ट प्राइवेट बैंक, फिर फॉरेन बैंक, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी। ओके, फिर आता है हमारा कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक। तो कमर्शियल बैंकों के अगर हम टाइप देखें तो कमर्शियल बैंकों में आपको याद रखना है पब्लिक सेक्टर बैंक आते हैं, प्राइवेट बैंक आते हैं, फॉरेन बैंक आते हैं और रीजनल रूरल बैंक आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक आते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक आते हैं एंड पेमेंट बैंक आते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में वन बाय वन हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, उससे पहले हम नॉन कमर्शियल बैंकों को देख लेते हैं। नॉन कमर्शियल बैंकों के बारे में हम देख लेते हैं। तो नॉन कमर्शियल बैंकों की बात करें तो नॉन कमर्शियल बैंकों में एक बहुत मेनली कॉमन जो यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं आईफाई, यानी कि
ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आई फाई में 4 तरह के इंस्टीट्यूशन आते हैं। नंबर 1 नाबार्ड, ठीक है, नंबर 2 सिडबी, ठीक है, फिर एग्जिम, फिर एनएचबी। इनकी क्या फुल फॉर्म है, क्या इनके फंक्शन है, कहाँ इनका हेडक्वार्टर है, कौन इनका चेयरमैन है, वो सब हम 1 बाय 1 जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे वहीं पर डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप ये जानिए कि जो भारत में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से है, तो वो सबसे पहले आप जानिए भारत में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्लासिफिकेशन किस तरीके से। ओके, फिर एक स्टार्टिंग में हमने देखा था कि भाई भारत में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है क्या था, वो बैंक है या वो नॉन बैंक है। ठीक है, नॉन बैंक से मतलब है ऐसे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है बट बैंक नहीं है, मतलब कि वो फाइनेंशियली वर्क कर रहे हैं लेकिन वो बैंक नहीं है। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर, अब एलआईसी है, काम तो वहां पर भी फाइनेंस का होता है लेकिन क्या वो बैंक है? नहीं। एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, तो एनबीएफसी लाइक मुथूट फाइनेंस आपने सुना होगा, मणप्पुरम गोल्ड लोन आपने सुना होगा, ये सब एनबीएफसी कहलाती हैं। मनी लेंडर, बहुत ही पुराना वर्ड है, आप लोगों ने सुना होगा। साहूकार, यानी कि गांव में जो लोग ब्याज पर पैसे देने का काम करते हैं उनको हम बोलते हैं मनी लेंडर। ठीक है, तो मनी लेंडर रूरल एरियाज़ में काफ़ी वाइडली यूज़ होते हैं, लेकिन क्या ये बैंक हैं? तो जवाब है नहीं। प्राइमरी डीलर्स, ठीक है, एक एक करके इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्लासिफिकेशन था। अब इसमें जो मेन बात है कि यहाँ पर ये जो बैंक वाला पोर्शन है, ये जो हमारा बैंक वाला पोर्शन है, इस बैंक वाले पोर्शन को कौन रेगुलेट करता है? तो उसका आंसर होगा रेगुलेट बाय आरबीआई। ठीक है, तो बैंकिंग वाला जो पोर्शन है उसको रेगुलेट किया जाता है बाय आरबीआई। तो अभी हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्लासिफिकेशन देख लिया है। अब हम सबसे पहले बैंकों का जो रेगुलेटर है आरबीआई, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आरबीआई से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आरबीआई से। ठीक है, ओके, तो आरबीआई से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सबको पता है आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, लेकिन आरबीआई की स्थापना आज़ादी से पहले हो चुकी है, 1947 से। यानी कि आरबीआई की जब स्थापना की गई तब भारत में जो रूल करते थे वो ब्रिटिशर्स थे, तो उसके लिए उन्होंने ही कोई एक्ट पास किया होगा, उनमें से ही किसी ने उसकी रिकमेंडेशन की होगी। तो हम वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो 1926 में कमीशन बनाया गया, हिल्टन यंग कमीशन। 1926 में एक कमीशन बनाया गया, हिल्टन यंग कमीशन। ओके, तो हिल्टन यंग कमीशन ने क्या सजेस्ट किया? सजेस्टेड सेंट्रल बैंक नेम कॉल्ड आरबीआई। अब आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि आरबीआई किस कमीशन के द्वारा सजेस्ट किया गया था? तो उसका आंसर होगा हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा सजेस्ट किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 मार्च 1934 आरबीआई का एक्ट पास कर दिया गया। तो यहाँ पर सिंपल, अगर आपको ये डेट भी याद नहीं रहती इट्स ओके, क्योंकि डेट वगैरह एग्जाम में इतना पर्टिकुलर पूछते भी नहीं है। हाँ, बस सिंपल पूछ लेते हैं, या फिर अब इस तरह का जो आरबीआई एक्ट कब पास हुआ, ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछ के इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं कि बताइए आरबीआई का एक्ट कब पास हुआ। तो आपको आंसर करना है 1934 में आरबीआई का एक्ट पास हुआ। ओके, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 आरबीआई की क्या हो चुकी है? स्थापना हो चुकी है, आरबीआई को स्थापित कर दिया गया है। अब सवाल पूछ लेता है कि आरबीआई को कितनी कैपिटल के साथ स्थापित किया गया था? तो उसका जवाब होगा आरबीआई को स्थापित किया गया था 5 करोड़ की कैपिटल के साथ। या फिर पूछ लेता है इनिशियल कैपिटल ऑफ आरबीआई। इनिशियल का मतलब शुरुआत में या प्रारंभिक,
तो शुरू में जब आरबीआई को शुरू किया गया था तो कितनी कैपिटल के साथ शुरू किया गया था? 5 करोड़ की कैपिटल के साथ शुरू किया गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। अब इसके फर्स्ट गवर्नर कौन बनाए गए थे? तो इसके फर्स्ट गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, देखिए 1935, अभी हम आज़ाद नहीं हुए हैं। आरबीआई किन्होंने स्थापित किया? अंग्रेजों ने। ये एक्ट भी कहाँ पर पास हुआ? इंग्लैंड में, वहाँ की पार्लियामेंट में। तो ऑब्वियसली सी बात है कि गवर्नर भी कौन होगा? कोई ब्रिटिशर से उसका भी गवर्नर होगा। ठीक है, अब जुलाई 1935, अभी पीछे मैंने आपको बताया था शेड्यूल्ड बैंक वाली बात। ठीक है, तो जुलाई 1935 में आरबीआई ने कुछ कंडीशंस बनाई और जो बैंक उन कंडीशंस को फुलफिल कर रहे थे, जो भी बैंक उन कंडीशन को फुलफिल कर रहे थे, उन्हीं बैंकों को क्या बोला गया? शेड्यूल्ड बैंक बोला गया। और उनके लिए अलग कैटेगरी बनाई गई, शेड्यूल्ड बैंक कैटेगरी। ठीक है, अब जो भी बैंक शेड्यूल्ड बैंक बने, उन बैंकों को क्या मेंटेन करना था? सीआरआर एंड एसएलआर। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये होते क्या हैं? ये हम मॉनेटरी पॉलिसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अपने मॉनेटरी पॉलिसी वाले चैप्टर में। अभी बस ये याद रखिए कि जो भी बैंक शेड्यूल्ड बैंक वाली कैटेगरी में आते हैं, उनको सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना होता है। ठीक है, अच्छा, 1935 में जब आरबीआई को 5 करोड़ रुपए की कैपिटल के साथ स्थापित किया गया, तो ये एक प्राइवेट बैंक था। याद रखेंगे, ये कैसा बैंक था? प्राइवेट बैंक था। और इसमें सरकार की हिस्सेदारी 4.4% थी। यानी कि गवर्नमेंट की जो इसके अंदर शेयर होल्डिंग थी, वो सिर्फ कितनी थी? 4.4%। 4.4%। अब 1947 हम आज़ाद हो गए। तो 1948 में इंडियन गवर्नमेंट, अब भारत की सरकार बनी, तो 1948 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसको बोला गया आरबीआई ओनरशिप ट्रांसफर एक्ट। यानी कि आरबीआई की जो ओनरशिप है, आरबीआई का जो स्वामित्व है, उसको ट्रांसफर करने का एक्ट पास कर दिया गया। ठीक है, इसका मतलब जिन प्राइवेट लोगों के पास आरबीआई के शेयर्स थे, वो सभी के सभी शेयर अब किसके पास ट्रांसफर होने वाले हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, और जब भी कोई चीज़ याद रखेंगे प्राइवेट से भारत सरकार के पास जाती है, तो उसी के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन का मतलब है यहाँ पर राष्ट्रीयकरण। ठीक है, उसका क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो 1 जनवरी 1949 आरबीआई का क्या कर दिया गया? नेशनलाइजेशन कर दिया गया। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछ लेते हैं कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो याद रखेंगे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में किया गया। ओके, मार्च 1949। ठीक है, मार्च 1949। देखिए अभी तक क्या था? आरबीआई शुरू में एक प्राइवेट बैंक था, फिर भारत सरकार ने उसकी सारी की सारी शेयर होल्डिंग अपने पास ले ली, उससे उसका नेशनलाइजेशन हो गया। अब उसको पावर भी देनी थी, तो भारत सरकार ने आरबीआई को पावर देने के लिए एक एक्ट पास किया और उसी को क्या बोलते हैं? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से आरबीआई को क्या मिली? याद रखेंगे, पावर मिल गई। किस तरह की पावर मिली? उसको पावर मिली रेगुलेट करने की। किस तरह की पावर मिली? उसको रेगुलेट करने की पावर मिली। और किसको रेगुलेट करने की पावर मिली? तो जवाब होगा बैंकों को रेगुलेट करने की पावर। यानी कि अब भारत में अगर कोई भी बैंक है तो वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाएगा? तो वो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा।
ठीक है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब पास किया गया? 1949 में पास किया गया। नेशनलाइजेशन कब किया गया? 1949 में किया गया। ठीक है। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई के क्या क्या फंक्शन है। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता ही है कि आरबीआई सेंट्रल बैंक है। अब उसको पावर भी मिल गई है कि वो सब बैंकों को रेगुलेट करे। तो उसको जो उसके फंक्शन हुए वो क्या क्या फंक्शन है वो एक एक करके हम यहाँ पर अभी देख लेते हैं। ठीक है। तो उसके फंक्शन देखते हैं सबसे पहले। तो उसका पहला फंक्शन क्या होगा? बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक यानी कि वो बैंकों का बैंक है। ठीक है। बैंकों का बैंक, बैंकर्स बैंक। सेकंड फंक्शन क्या होगा? बैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि वो भारत सरकार का बैंक है। थर्ड वन क्या होगा? मॉनेटरी पॉलिसी मेकर। मौद्रिक नीति का निर्माता, मॉनेटरी पॉलिसी मेकर। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जब हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे वो हम वहां पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटर, सॉरी फोन नंबर, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटर। एक आप लोगों ने सुना होगा कि भाई 1 US$ इक्वल्स टू 70, 1 US$ इक्वल्स टू 75। ये इस तरह का एक्सचेंज चलता रहता है। तो इसमें कहीं ना कहीं आरबीआई इन्वॉल्व है और इसको किस तरीके से चैनलाइज किया जाता है उसी के लिए आरबीआई को बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटर। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटर। नेक्स्ट देखो, पहला हो गया बैंकर्स बैंक, दूसरा हो गया बैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी मेकर, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटर, एंड नेक्स्ट वन करेंसी इशूइंग अथॉरिटी। भारत में करेंसी कौन जारी करता है? तो उसका जवाब होगा आरबीआई जारी करता है। तो इसलिए आरबीआई को करेंसी इशूइंग अथॉरिटी भी बोला जाता है। ठीक है। तो ये मेजर फंक्शंस हैं आरबीआई के, इनको आप सब याद रखेंगे। ओके, वन बाय वन अब हम फिर से वापस आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फंक्शन ऑफ आरबीआई हमने देख लिया है। उसके बाद आता है आरबीआई बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है। अब देखिए भाई, आरबीआई एक बहुत बड़ी संस्था है भारत में, उसको कितने सारे बैंकों को रेगुलेट करना है। ठीक है। आरबीआई का हेड ऑफिस कहां पर है? मुंबई में। तो क्या मुंबई में अकेले बैठकर वहां से सारे बैंकों को, सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जा सकता है? तो जवाब है नहीं। इसीलिए आरबीआई ने अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर बना रखा है। ठीक है। और वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। देखिए, सबसे पहले तो उसका हेड ऑफिस कहां पर आ गया? मुंबई में आ गया। उसके बाद आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड ऑफिस हैं। याद रखना है, आरबीआई के कितने लोकल बोर्ड ऑफिस हैं? 4। कहां कहां पर है? दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। तो दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड ऑफिस हैं। ठीक है। अब इन 4 लोकल बोर्ड ऑफिस के नीचे आते हैं 20 रीजनल ऑफिस। कितनी रीजनल ऑफिस हैं आरबीआई के? 20 रीजनल ऑफिस, मोस्टली आर लोकेटेड इन द स्टेट्स कैपिटल। उनमें से ज़्यादातर राज्यों की राजधानी में है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें यूपी की, तो यूपी की कैपिटल लखनऊ, तो यूपी में लखनऊ में है। और एज वेल एज यूपी अब देखिए काफ़ी बड़ा है तो कानपुर में भी है। तो 2 यूपी में 2 बनाए गए हैं। ठीक है। इसी तरीके से जैसे कर्नाटक, वहाँ बेंगलुरु में है। ठीक है।
अच्छा, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, बट एक्सेप्शनल है, वहाँ गांधीनगर में नहीं है, वहाँ अहमदाबाद में है। तो इस तरीके से टोटल 20 रीजनल ऑफिस हैं। आपको ये कहाँ कहाँ है ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हाँ बस आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस राज्य का आप याद रखिए। बाकी इनका नंबरिंग याद रखिए कि टोटल 20 रीजनल ऑफिस हैं। ओके, अब इन 20 रीजनल ऑफिस से भी हायरार्की में अगर नीचे जाते हैं तो आते हैं 11 सब रीजनल ऑफिस। तो एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। उसके नीचे कितने लोकल बोर्ड ऑफिस हैं? 4 लोकल बोर्ड ऑफिस हैं, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। उसके बाद कितने रीजनल ऑफिस आते हैं? 20। फिर उसके नीचे कितने सब रीजनल ऑफिस हैं? 11। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा आरबीआई का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। उसके बाद सेंट्रल बोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई। ठीक है, अब ऑफिस हमने देख लिए हैं। अब उस ऑफिस को चलाने के लिए हमें मैन पावर की ज़रूरत है। उसी मैन पावर में जो सबसे बड़ा बोर्ड है उसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई, जिसमें कुल कितने मेंबर होते हैं? 21 मेंबर्स। जो कुल कितने सदस्य होते हैं? 21 मेंबर्स इसमें होते हैं। ओके, अब ये 21 मेंबर की हम बात करें तो इन 21 मेंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल। 5 मेंबर को ऑफिशियल मेंबर कहा जाता है, 16 को नॉन ऑफिशियल मेंबर कहा जाता है। सर ये ऑफिशियली क्यों कहा जाता है, नॉन ऑफिशियल ही क्यों कहा जाता है? तो देखिए, इस तरह की चीज़ों में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 5 ऑफिशियल, 16 नॉन ऑफिशियल। ठीक है, अब जो 5 ऑफिशियल मेंबर हैं, उन 5 ऑफिशियल मेंबर्स में सबसे पहले आता है गवर्नर। सबसे पहले कौन आता है? गवर्नर। और उसके साथ 4 आते हैं डिप्टी गवर्नर। ठीक है, तो वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में गवर्नर है शक्ति कांता दास। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्ति कांता दास आरबीआई के गवर्नर है। 4 डिप्टी गवर्नर। ठीक है, याद रखना है आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर कौन है। तो देखिए, 4 डिप्टी गवर्नर, ये बीपी कानूगो पहले थे। बीपी कानूगो ये पहले थे और इनका मई 2021 में ये रिटायर हो गए और इनकी जगह नए डिप्टी गवर्नर बने हैं टी रवि शंकर। याद रखना है, बीपी कानूगो रिटायर हो चुके हैं मई 2021 में और इनकी जगह नए डिप्टी गवर्नर बने हैं टी रविशंकर। बाकी एम के जैन, एम डी पात्रा, एम राजेश्वरा राव। ठीक है, एम राजेश्वरा राव। एक बार रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। 5 ऑफिशियल मेंबर्स होंगे जिनमें गवर्नर आता है और 4 डिप्टी गवर्नर आते हैं। गवर्नर शक्तिकांता दास और 4 डिप्टी गवर्नर में कौन कौन आता है? बीपी कानूगो, महेश कुमार जैन, एमडी पात्रा और एम राजेश्वरा राव। अब 16 मेंबर होंगे हमारे नॉन ऑफिशियल। 16 मेंबर कैसे होंगे? नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे। अब जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं उनमें से 4 मेंबर होंगे लोकल बोर्ड ऑफ आरबीआई। लोकल बोर्ड मैंने आपको बताया था कहां से? दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई से। यहां पर आपके 4 मेंबर होंगे। 2 फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री। 2 मेंबर कहां से होंगे? वित्त मंत्रालय से 2 मेंबर होंगे। एंड 10 मेंबर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो 10 मेंबर्स हैं उनको कौन नॉमिनेट करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेगी। तो इस तरीके से जो आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड है उसमें टोटल मेंबर 21। उन 21 को कैसे डिवाइड किया गया है ये सब मैंने आपको बता दिया है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि जो आरबीआई का गवर्नर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? क्या आप आरबीआई के गवर्नर के लिए कोई एग्जाम है उसको दे सकते हैं? जवाब है नहीं। तो आरबीआई के गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई गई है जिसको बोलते हैं FSRASC। FSRASC यानी कि फाइनेंस सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी।
फाइनेंस सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, ये एक कमेटी होती है, ठीक है। इस कमेटी का काम है भारत में जितने भी फाइनेंशियल रेगुलेटर हैं, फाइनेंशियल रेगुलेटर मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आरबीआई है, सेबी है, आईआरडीआई है, इस तरह के जितने भी फाइनेंशियल रेगुलेटर भारत में हैं, उन सब रेगुलेटर्स के लिए उनका चेयरमैन कौन होगा, उसके लिए सर्च करने का काम कौन करता है, FSRAC करती है। अब ये कमेटी किसी भी एक एलिजिबल बंदे को सर्च करेगी और उसका नाम भारत सरकार को भेज देगी, फिर भारत सरकार उसका अपॉइंटमेंट करती है, ठीक है। तो याद रखना है आरबीआई का जो गवर्नर है या बाकी फाइनेंशियल जो रेगुलेटर है उनका जो गवर्नर है उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है, उसके लिए ये प्रोसीजर है। ओके, नेक्स्ट, मेजर डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई। अब देखिए आरबीआई के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट हैं, जिनमें से मेजर डिपार्टमेंट हैं दो। पहला है बीएफएस, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। तो जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं उन सब का सुपरविजन करने के लिए 1994 में एक बोर्ड बनाया गया जिसको बोलते हैं बीएफएस, यानी कि बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। फिर एक दूसरा डिपार्टमेंट है जिसको बोला जाता है बीपीएसएस, बोर्ड फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट, बोर्ड फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझिए, जितना भी आप पेमेंट करते हैं वाया आरटीजीएस, वाया एनईएफटी, वाया पेटीएम, वाया फोन पे, किसी भी तरीके से आप कोई भी पेमेंट करते हैं, उन सब पेमेंट्स क्या सुपरविजन किया जाता है बाई बीपीएसएस, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपने कोई पेमेंट किया और वो आपका पेमेंट बीच में ही किसी वजह से रुक गया है, या आपके पैसे रिफंड नहीं हो रहे हैं, या उसमें कोई इशू आ गया है, तो उन सब इशू के लिए एक एक्ट बनाया गया है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, जिसके थ्रू आपकी हर प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है। एक बात आपको यहां पर याद रखनी है, ठीक है। अब ये जो आरबीआई है ये भारत सरकार का भी बैंक है, आरबीआई जो है वो भारत सरकार का भी बैंक है, इसीलिए आरबीआई की जो भी अर्निंग्स होती हैं, आरबीआई की जो भी अर्निंग होती है, अब आरबीआई को अर्निंग कहाँ से होती है, तो आरबीआई को अर्निंग के कई सारे रिसोर्सेज हैं, उनके बारे में फिर कभी बात हम करेंगे। बस अभी आप याद रखिए आरबीआई को जो भी अर्निंग होती है वो सारी की सारी अर्निंग किसकी है, भारत सरकार की है। इसीलिए 2019 में आरबीआई ने ट्रांसफर किए थे 1.76 लाख करोड़, 1.76 लाख करोड़ किसको ट्रांसफर किए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर किए थे। और ये ट्रांसफर किसके कहने पे किए थे, तो एक कमेटी बनाई गई थी, बिमल जालान कमेटी, बिमल जालान कमेटी। बिमल जालान ये आरबीआई के एक्स गवर्नर, आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर, इनके द्वारा इनके अंडर में जो कमेटी बनी थी उस कमेटी का नाम था रिवाइज्ड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। अब देखिए यहाँ पर सवाल बन सकता है कि रिवाइज्ड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क कमेटी के हेड कौन थे, बिमल जालान, ठीक है। आरबीआई के द्वारा इस कमेटी की रिकमेंडेशन पर भारत सरकार को कितना अमाउंट ट्रांसफर किया गया, तो 1.76 लाख करोड़ ट्रांसफर किया गया, ठीक है। आई होप आपको यहां तक सारा सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए अभी हमने आरबीआई का बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह ये सब देख लिया है, ये सब आरबीआई के फंक्शन हमने देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं।
ओके, नेक्स्ट आता है करेंसी एंड मिंट सिस्टम। मिंट के लिए वर्ड याद रखेंगे, मिंट का मतलब होता है टकसाल। यहां पर मिंट के लिए याद रखेंगे, मिंट का मतलब होता है टकसाल, या फिर हम कह सकते हैं सिक्के। ठीक है, मिंट के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड होता है टकसाल, या फिर हम इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं सिक्के। ठीक है, अभी मैंने आपको फंक्शंस में बताया था कि जो करेंसी है, ठीक है, अब करेंसी में चाहे पेपर नोट हो या सिक्के हो, उनको जारी कौन करता है? आरबीआई जारी करता है। तो करेंसी या मिंट्स या कुछ भी आप कह लीजिए, उनको जारी कौन करता है? आरबीआई करता है। तो उनको जारी करने के लिए कहीं पर प्रिंटिंग प्रेस होंगी, सिक्के बनाने के लिए कहीं पर मिंट्स फैक्ट्री होंगी। तो वो कहाँ कहाँ पर हैं, और ये पेपर नोट और सिक्के जारी करने की पावर आरबीआई को कहाँ से मिलती है, आप लोग क्यों नहीं कर सकते, इन सारी चीज़ों पर हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आरबीआई के अंदर ही अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, करेंसी एंड मिंट सिस्टम। तो मैंने अभी बताया कि करेंसी में दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक तो आते हैं पेपर नोट, कागज़ के नोट जो आप सबने देखे हैं, और एक आते हैं सिक्के। ठीक है, तो पहले हम पेपर नोट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, पेपर जो नोट हैं उनको जारी कौन करता है? आरबीआई करता है। पेपर नोट जारी कौन करता है? आरबीआई करता है। और आरबीआई को ये पावर कहाँ से मिलती है? तो उसका जवाब होगा अंडर सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 22 के अंतर्गत आरबीआई को पावर मिलती है कि वो पेपर नोट जारी कर सकता है। ठीक है, पहले जो पेपर नोट जारी किए जाते थे उसके लिए जो पुराना एक्ट था वो था पेपर करेंसी एक्ट 1861। ठीक है, आप याद रख सकते हैं, याद भी नहीं रहे तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बट आपको अभी हाल फिलहाल का याद रखना है, अंडर सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ओके, अब सबसे पहले भारत में पेपर नोट किसने जारी किया था? तो सबसे पहला पेपर नोट 1812 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने जारी किया था। याद रखेंगे, भारत में पहला पेपर नोट किसने जारी किया था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने जारी किया था, और ये फर्स्ट बैंक नोट था, फर्स्ट बैंक नोट। ठीक है, अब यहां पर लिखा है 250 कॉइन, यानी कि एक, मान लीजिए पेपर का नोट है और इस पे लिखा है 250 कॉइन, यानी कि ये कागज का टुकड़ा 250 सिक्कों के बराबर है, यानी कि 250 पैसों के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट 1935 आरबीआई इशू फर्स्ट 5 रुपीज नोट। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि आरबीआई के द्वारा पहला पेपर नोट कब जारी किया गया? तो आरबीआई के द्वारा अपना पहला पेपर नोट जारी किया गया था 1935 में। ठीक है, आप लोगों ने एक सिंबल देखा होगा, रुपी सिंबल। तो 2010 से पहले कोई भी रुपी का सिंबल नहीं था, यानी कि 2010 एक आईआईटीएन प्रोफेसर थे जिनका नाम था डी उदय कुमार। तो डी उदय कुमार के द्वारा 2010 में एक सिंबल बनाया गया रुपीस का। ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं। तो रुपी सिंबल कब एडॉप्ट किया गया? 2010 में। किसने बनाया? तो प्रोफेसर डी उदय कुमार ने। ओके, अब पेपर नोट है, तो पेपर नोट को प्रिंट करने के लिए कहीं पर प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई होंगी, उनको कोई सुपरविजन करता होगा, कोई रेगुलेट करता होगा। ठीक है, तो उसके लिए आरबीआई ने एक संस्था बनाई है। ठीक है, BRBNMPL, याद रखना है, BRBNMPL। अब ये BRBNMPL क्या है? इट्स ए सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। ये आरबीआई की एक सब्सिडरी है जिसे 1995 में स्थापित किया गया, और इसके अंडर में 2 प्रिंटिंग प्रेस आती हैं।
इसके अंडर में दो प्रिंटिंग प्रेस आती हैं, साल्बोनी और मैसूर। साल्बोनी है वेस्ट बंगाल में और मैसूर है कर्नाटक। ओके। जो BRBNMPL है, जिसके अंडर में आरबीआई की दो प्रिंटिंग प्रेस आती हैं जहां पर आपके पेपर के नोट बनते हैं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और BRBNMPL के जो चेयरमैन हैं वो बीपी कानूगो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इनकी जगह ले चुके हैं कौन? टी रवि शंकर। ठीक है, तो अब BRBNMPL के चेयरमैन कौन है? टी रवि शंकर। ठीक है, याद रखना है BRBNMPL क्या है? आरबीआई की एक सब्सिडरी है जो आरबीआई के लिए प्रिंटिंग प्रेस का सुपरविजन करती है। आरबीआई की दो प्रिंटिंग प्रेस हैं, साल्बोनी और मैसूर। ठीक है, हेडक्वार्टर उनका बेंगलुरु में। नेक्स्ट देखिए, अभी हमने देखा कि भाई जो पेपर नोट हैं उनको कौन जारी कर रहा है? पेपर नोट जारी कर रहा है आरबीआई। आपको सिंपल सा याद रखना है कि भाई जितने भी पेपर नोट हैं उनको आरबीआई जारी करता है, लेकिन ₹1 का पेपर नोट छोड़कर। ₹1 का पेपर नोट छोड़कर बाकी सभी पेपर नोट आरबीआई जारी करता है। तो अब हम नीचे आते हैं और देखते हैं। देखिए, कॉइन, सिक्के प्लस ₹1 पेपर नोट, ₹1 का पेपर नोट इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि ₹1 का पेपर नोट और सभी सिक्के वो जारी किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा। वो जारी किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा। अब भारत सरकार को सिक्के और ₹1 का पेपर नोट जारी करने की पावर कहाँ से मिलती है? तो उसकी पावर मिलती है सेक्शन 4 ऑफ कॉइनेज एक्ट 1906, जो हालांकि बाद में अमेंडमेंट होके हो गया है 2011। ठीक है, संशोधन। देखिए, एक्ट वही चल रहा है, उसमें कुछ चेंजेस किए गए और फिर उसको बोला गया कॉइनेज एक्ट 2011। ठीक है, तो याद रखना है सभी सिक्के और सभी पेपर नोट कौन जारी करता है? भारत सरकार जारी करता है। अच्छा, यहां पर एक चीज देखिए आपको याद रखनी है कि ₹1 का जो पेपर नोट है उसको जारी भारत सरकार करता है, बट उसका रेगुलेशन भी आरबीआई करता है। यानी कि मार्केट में कितने पेपर नोट जारी करने हैं कितने नहीं, ये आरबीआई, लेकिन उनकी प्रिंटिंग जो है वो भारत सरकार करता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, मिंट्स फैक्ट्री। सिक्के कहाँ बनाए जाते हैं? तो सिक्के बनाए जाते हैं मिंट्स फैक्ट्री। जहां पर देखिए सिक्के बनते हैं उसको बोलते हैं मिंट्स फैक्ट्री। तो भारत में टोटल 4 मिंट्स फैक्ट्री हैं, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा। टोटल कितनी मिंट्स फैक्ट्री हैं? 4, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, नोएडा। इसमें आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि भाई सबसे पुरानी मिंट्स फैक्ट्री कौन सी है? तो आंसर होगा कोलकाता, ये सबसे ओल्डेस्ट है। और सबसे न्यूएस्ट कौन सी है? तो नोएडा, नोएडा 1988। ठीक है, एंड आई होप आप सबको पता होगा कि ये कौन कौन से राज्यों में है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ कॉइन, यानी कि मैक्सिमम कितनी वैल्यू तक का सिक्का जारी किया जा सकता है? तो मैक्सिमम वैल्यू का सिक्का जारी किया जा सकता है 1000। यानी कि अगर हम कोई भी एक सिक्का जारी करते हैं तो वो मैक्सिमम कितनी वैल्यू का हो सकता है? 1000 का सिक्का हो सकता है, उससे बड़ा सिक्का जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो मिंट्स फैक्ट्री हैं, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा, इन चारों मिंट्स फैक्ट्री को रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक संस्था बनाई गई है। भारत सरकार के द्वारा एक संस्था बनाई गई 2006 में, जिसका नाम है SPMCIL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। ठीक है, SPMCIL फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिक्योरिटी
प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, देखिए भारत में टोटल 4 पेपर प्रिंटिंग प्रेस है जहां पर कागज के सिक्के बनते हैं, वो टोटल 4 हैं। जहां पर कागज के नोट बनते हैं वो टोटल 4 हैं, जिसमें से 2 ऊपर हमने अभी देख ली थी, साल्बोनी और मैसूर। अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 भारत सरकार के पास हैं, 2 पेपर प्रिंटिंग प्रेस जो है, 2 पेपर प्रिंटिंग प्रेस वो भारत सरकार के पास है, नासिक और होशंगाबाद। ठीक है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, सारे के सारे पेपर नोट जारी करता है आरबीआई। ठीक है, यानी कि उनको इशू करने का जो राइट है वो आरबीआई के पास है। ठीक है, हालांकि पेपर प्रिंटिंग प्रेस 2 आरबीआई के पास है, साल्बोनी और मैसूर में, और बाकी 2 भारत सरकार के पास है, नासिक और होशंगाबाद। ठीक है, सॉरी होशंगाबाद नहीं है, ये देवास है, देवास। ठीक है, नासिक आपको पता ही है कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, और देवास कहाँ पर पड़ता है, एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र, देवास मध्य प्रदेश। जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि भाई मैक्सिमम 1000 रुपये तक की वैल्यू का सिक्का जारी किया जा सकता है, कॉइन जारी किया जा सकता है। इसी तरीके से मैक्सिमम वैल्यू का जो नोट जारी किया जा सकता है वो होगा 10,000। ठीक है, क्या आपने कभी 10,000 का नोट देखा है? तो जवाब है नहीं। अभी भारत में प्रेजेंट में मैक्सिमम वैल्यू का जो नोट है वो कितना है, 2000। मैक्सिमम वैल्यू का जो नोट है भारत में वो 2000 है। लेकिन भारत में कभी 10,000 का नोट भी हुआ करता था। मोरारजी देसाई भारत के जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने डीमोनेटाइजेशन करके 10,000 का नोट खत्म कर दिया था। ठीक है, तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ पेपर नोट कितनी है याद रखेंगे, 10,000। 10,000 तक का नोट आरबीआई जारी कर सकता है। एक टर्म यहां पर आती है वर्निज्ड करेंसी। वर्निज्ड करेंसी का मतलब होता है प्लास्टिक। अभी देखिए कागज के नोट हैं, ठीक है, तो कागज के नोट की जो लाइफ होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, कभी नोट फट जाते हैं, गल जाते हैं। इसीलिए वर्निज्ड करेंसी पे आरबीआई विचार कर रहा है। हालांकि 2019 में आरबीआई ने कुछ प्लास्टिक नोट जारी किए थे और वो कितनी वैल्यू के थे, तो 2019 में आरबीआई ने कुछ प्लास्टिक नोट जारी किए थे इन 2019 और उनकी वैल्यू थी 100 रुपीज़। ठीक है, आई होप आपको करेंसी और सिक्कों के बारे में सब कुछ पता लग गया होगा, कितने तक का सिक्का जारी किया जा सकता है, कितने तक का नोट जारी किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पर हमारी प्रिंटिंग प्रेस है, सब आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। आरबीआई की सब्सिडरी देख लेते हैं, आरबीआई की सब्सिडरी कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली जो आरबीआई की सब्सिडरी है वो है डीआईसीजीसी। आरबीआई की सबसे पहली सब्सिडरी है डीआईसीजीसी, यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है, देखिए छोटा सा मैं आपको यहाँ पर डीआईसीजीसी का रोल बता देता हूँ। डीआईसीजीसी का रोल क्या है, सपोज आपने किसी बैंक में पैसे जमा किए हैं और किसी रिस्क के चलते वो बैंक फेल्ड हो गया है, तो आपके द्वारा बैंक में जो पैसे जमा किए गए थे अब उन पैसों को कौन रिटर्न करेगा। ठीक है, तो उन पैसों को रिटर्न किया जाएगा बाई डीआईसीजीसी। उन पैसों को रिटर्न कौन करेगा, डीआईसीजीसी। हालांकि इसमें कुछ कंडीशंस हैं, उनके बारे में हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो डीआईसीजीसी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई, 15 जुलाई 1978, 15 जुलाई 1978 में इसकी स्थापना की गई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। और इसके चेयरमैन कौन है, एमडी पात्रा। एमडी पात्रा कौन है, आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर। ओके,
यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। तो अब जैसे हम लोग अपना इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्यूचर में होने वाले रिस्क को कम करने के लिए, इसी तरीके से आप लोग जो बैंकों में पैसा जमा करते हैं, आपके अकाउंट का भी इंश्योरेंस होता है, ठीक है। और वो इंश्योरेंस कौन करता है? वो इंश्योरेंस करता है DICGC, वो इंश्योरेंस करता है DICGC। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई हमने तो कभी इंश्योरेंस कराया नहीं है अपने अकाउंट का, तो देखिए याद रखिए, आपने अगर मान लीजिए बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन कराया है, तो आपके सेविंग अकाउंट का बाय डिफॉल्ट इंश्योरेंस हो जाता है, ठीक है। जो इंश्योरेंस है वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। अब मान लीजिए आपका जिस बैंक में सेविंग अकाउंट है वो बैंक फेल्ड हो गया है और उसमें आपके कोई 5 करोड़ रुपए डिपॉजिट है, 5 करोड़ रुपीस डिपॉजिट है, तो DICGC आपको कितने तक की हेल्प करेगा? तो DICGC के द्वारा आपको जो मैक्सिमम हेल्प की जा सकती है वो है अप टू ₹5 लाख। और कब की जाएगी? इफ बैंक बिकम बैंकक्रप्ट, अगर बैंक क्या हो जाए? दिवालिया हो जाए। देखिए, जैसे हम कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं तो उसके लिए हमें क्या देना होता है? प्रीमियम देना होता है। इसी तरीके से DICGC का जो प्रीमियम होता है वो डिपॉजिट किया जाता है बाय इंश्योर्ड बैंक। सपोज आपने अपना अकाउंट खुलवाया है SBI में, ठीक है, तो आपका जो प्रीमियम है उसको कौन जमा करेगा? SBI जमा करेगा। आई होप आपको यहाँ तक अभी सब क्लियर है, ठीक। एक बात याद रखनी है, थोड़ा करंट का है टॉपिक। देखिए 2017 में भारत सरकार ने एक बिल पास किया, बिल FRDI बिल, फाइनेंशियल रेजुलेशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल। इस बिल की हेल्प से भारत सरकार रिप्लेस करना चाहती थी किसको? DICGC को, यानी कि DICGC के जगह एक नई संस्था लाना चाहती थी RBI, जिसका नाम होता FRDI। ये बिल कब पास किया गया? 2017 में। लेकिन ये अभी कहाँ पर है? ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, इस पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। बस आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि भाई DICGC को रिप्लेस करने के लिए कौन सा बिल लाया गया था? तो बिल लाया गया था FRDI बिल। नेक्स्ट RBI की सब्सिडरी की तरफ चलते हैं। तो RBI की नेक्स्ट सब्सिडरी आती है नंबर 2, BRBNMPL। याद करिए, BRBNMPL हम पहले देख चुके हैं। कहाँ पर? तो BRBNMPL हमने देखा था यहाँ पर, जो क्या करती है? RBI की प्रिंटिंग प्रेस का सुपरविजन करती है, उनका रेगुलेशन करती है, ठीक है। तो ये भी RBI की सब्सिडरी है, ठीक है। कमेंट्स में आप लोग मुझे इसकी फुल फॉर्म बताएंगे, ओके। नेक्स्ट, ये हो गया हमारा नंबर 2 सब्सिडरी। पहली थी हमारी DICGC। अब अगली सब्सिडरी की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट सब्सिडरी है REBIT, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। 2016 में से स्थापित किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके चेयरमैन कौन है? किरण कार्निक इसके चेयरमैन है। किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो सेटअप बाय RBI। किस लिए स्थापित किया गया? फॉर IT एंड साइबर सिक्योरिटी। भाई आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि भाई फ्रॉड हो गया, अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए, साइबर अटैक का शिकार हो गए आप लोग। तो इन सब चीज़ों, ये जो रिस्क है, इनको कम करने के लिए REBIT को स्थापित किया गया,
ठीक है, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर, 2016 में इसकी स्थापना, और किरण कार्निक इसके चेयरमैन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। IFTAS, ये भी आरबीआई की क्या है? सब्सिडरी है। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज, ठीक है। देखिए, जितना भी आईटी से रिलेटेड वर्क है, जितना भी आईटी से रिलेटेड वर्क है, वो सब ये संस्था देखती है। IFTS कब किया इसको स्थापना? 2015 में स्थापना किया गया। और इसकी स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? तो रंगराजन कमेटी की रंगराजन कमेटी की सिफारिशों पर। रंगराजन आरबीआई के एक्स गवर्नर, ठीक है, या आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर, और इन्हीं के सिफारिशों पर IFTS की स्थापना 2015 में की गई। और इसके चेयरमैन टी रविशंकर, ओके, तो आज हमने आरबीआई के बारे में सब देखा, और आरबीआई के फंक्शंस देखे, आरबीआई का बोर्ड स्ट्रक्चर देखा, और करेंसी एंड मिंट सिस्टम पूरा देखा। भारत में कहाँ कहाँ नोट जारी होते हैं, कौन करता है कौन नहीं, पूरा करेंसी एंड मिंट सिस्टम हमने देखा। फिर उसके बाद हमने आरबीआई की सब्सिडरीज हमने देख ली हैं। तो आरबीआई के बारे में आपको कंप्लीट सारा सब कुछ बता दिया गया है। ये एक तरीके से आरबीआई का स्टैटिक पार्ट था, ठीक है। अगली वीडियो में आपको आरबीआई का जो करंट में कोई भी न्यूज़ में टॉपिक चल रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।